हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 11 है। इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी आइटम्स हैं जो हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते और उसका कारण क्या है। वाई आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन रियलाइजेशन अकाउंट एंड वाई। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले हमारे पास एक बैलेंस शीट होनी चाहिए, क्योंकि फर्म हम जब भी बंद करते हैं तो पार्टनर्स के पास एक बैलेंस शीट होती है। उस बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स को दिए हुए लोन या पार्टनर से लिए हुए लोन, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको उस बैलेंस शीट में गिवन होती है। हमको उस बैलेंस शीट की हेल्प से प्लस कुछ इंफॉर्मेशन जो हमको बैलेंस शीट के बाहर क्वेश्चन में दी हुई मिलती है, उन दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमको क्या रेडी करना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट में करते क्या है, बैलेंस शीट में से एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में हम ट्रांसफर करके एसेट्स के अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसेट्स को हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बुक वैल्यू के ऊपर। इसी तरह से लाइबिलिटीज जो हमको बैलेंस शीट में दी हुई होती हैं, उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर। उसके बाद क्या होता है, एसेट्स ट्रांसफर हो चुकी, लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर हो चुकी, दोनों के अकाउंट्स क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, एसेट्स को सेल करना स्टार्ट करते हैं। एसेट को सेल करने से पैसा आएगा, या हो सकता है कि कोई एसेट हमारा पार्टनर भी ले जाए। और इसी तरह से अब हमको क्या करनी होती है, लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी होती है, और हो सकता है कि कोई लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर भी कर दे। ये सारा हमको कंप्लीट डाटा करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का टोटल करना होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हमारा प्रॉफिट आया या लॉस आया। पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो आपको बैलेंस शीट में गिवन होंगी, प्लस बैलेंस शीट के बाहर भी कुछ डाटा आपको गिवन होगा। उसमें से कुछ डाटा ऐसा होगा, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी, कुछ अकाउंट ऐसे होंगे जो आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो वो कौन सी आइटम है जो हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं लिखते हैं। सबसे पहली आइटम है हमारी कैश और बैंक बैलेंस। हम कैश या बैंक बैलेंस को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सिर्फ वही एसेट्स हम ट्रांसफर करते हैं जिससे कुछ पैसा वसूल हो सकता है। अब कैश और बैंक सोचने वाली बात है, ये ऑलरेडी कैश में है, बैंक से हम पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, कैश हमारे पास रखा ही है, तो इससे हमने क्या कैश वसूल करना। तो कैश और बैंक बैलेंस इस वजह से, क्योंकि ये ऑलरेडी कैश में होती हैं, हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जो भी हम एसेट ट्रांसफर करते हैं वो बुक वैल्यू के ऊपर होती हैं, और ट्रांसफर करते भी कौन सी एसेट्स हैं, जो हमको कैश दे सकें, जिससे हम कैश रिकवर कर सकें। इसलिए हम कैश और बैंक बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कैश में होती हैं। अब बात करते हैं आगे हमारी दूसरी आइटम जो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। क्या है वो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। कभी कभी हमारे पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस बुक्स में दिए हुए मिलते हैं, बैलेंस शीट में गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इन आइटम्स को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। क्या कारण है ये हम जान लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये लॉस है, ये पार्टनर्स ने आपस में अभी तक डिवाइड नहीं किया है, तो इसको हम कहां पे डिवाइड करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हम सीधा डाल देते हैं। कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। इसी तरह से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम हर साल धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, पर ये बैलेंस कभी कभी हमको बैलेंस शीट में गिवन होता है। हम क्या करेंगे, हमने राइट ऑफ तो करना था इन एक्सपेंसेस को अगले 3 या 4 सालों में, पर अभी क्या हुआ, हमको फर्म अभी बंद करनी पड़ रही है, तो ये एक्सपेंस का हम क्या करेंगे, जिस डेट को हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, फर्म को बंद कर रहे हैं, ये एक्सपेंसेस भी हम क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल
एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस अकाउंट। आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा दिया था किसी कंपनी को कि भाई मेरी 4 साल के लिए मेरी कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर देना। आपने कैश तो पे कर दिया, मान लो उसको 2 लाख आपने कैश पे किया सामने वाली कंपनी को। कितना खर्चा हुआ आपका? 2 लाख। ये 2 लाख का खर्चा आपका कितने साल काम आना था? 4 साल। आप क्या करने वाले थे? हर साल 50,000 50,000 50,000 और 50,000 को राइट ऑफ करने वाले थे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपकी 4 साल की होने वाली थी। तो डेफिनेटली आपने कैश तो पे कर दिया, वो एक्सपेंस आपने कितने साल में राइट ऑफ करना था? 4 सालों में राइट ऑफ करना था। पर पहले ही साल हमको बिजनेस में घाटा पड़ रहा है, फर्म बंद करने का हमारा डिसीजन ले रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर अभी भी हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का एक, लगा लो कि एसेट साइड में एक अकाउंट आपको शो हो रहा होगा। मतलब लगा लो कि वो आपका एक ऐसा एक्सपेंस है जो पार्टनर्स को अभी आपस में बांटना पड़ेगा, क्योंकि इस एक्सपेंस से आपका कुछ भी पैसा रिकवर नहीं होने वाला। हालांकि ये अकाउंट आपको एसेट साइड में दिखाई देगा, पर ये रियलिटी में क्या होती है, एक वो एसेट होती है जिससे हमें कुछ पैसा रिकवर अभी इन फ्यूचर में नहीं होगा। फर्म हमारी बंद हो रही है, क्योंकि जिस कंपनी को हमने एडवर्टाइजमेंट का पैसा दिया था, सपोज करके देखो, क्या वो कंपनी हमको एडवर्टाइजमेंट का पैसा वापस देगी? अभी नहीं देने वाली है। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को भी हम पार्टनर्स में राइट ऑफ करते हैं। कहां पे जाता है? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के डेबिट में चला जाता है। पार्टनर्स इसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं अपने रेशो में। इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कह लो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कह लो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह लो, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कह लो, ये आइटम्स भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। आगे बात आती है हमारी थर्ड टॉपिक, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। किसका? पार्टनर्स की कैपिटल का या करंट अकाउंट का। हो सकता है कि करंट अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस रखा हो सकता है कि करंट अकाउंट का कोई क्रेडिट बैलेंस रखा हो सकता है कि पार्टनर की कैपिटल का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस रखा हो। तो हम ये तीसरी आइटम जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। इसके लिए हमको अलग से ही, आपको पता है कि हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनाते हैं। ये डेबिट या क्रेडिट बैलेंस जो भी है हमारे पास, पार्टनर्स के गिवन जो भी है, हमको क्या करना है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, हमको वहीं पर ट्रांसफर करना होता है। इसीलिए इस थर्ड आइटम को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो अभी तक हमने 3 आइटम्स स्टडी कर लिए हैं, फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। कैश और बैंक बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता है, क्योंकि ऑलरेडी कैश में है। क्या मतलब है? ये रियलाइजेशन अकाउंट में हम सिर्फ वही एसेट ट्रांसफर करेंगे जिससे हम पैसा वसूल सकते हैं, जो पहले से ही पैसे में है उसको हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। पहली आइटम नहीं जाएगी। दूसरी आइटम एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, पार्टनर्स को आपस में डिवाइड करना है, इसलिए सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती है, उनके डेबिट साइड में जाएगी, उनके रेशो के अंदर डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इससे भी कोई पैसा रिकवर नहीं होने वाला है। तीसरी आइटम मैंने आपको बता दी, ये आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है कि ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है, या करंट अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर वो कैपिटल का बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अगर वो करंट अकाउंट का बैलेंस है तो करंट अकाउंट में चला जाएगा। वो आपकी क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में जैसे हमको इक्वेशन गिवन होती है वैसे ही हम इसके साथ डील करते हैं। फिर आइटम नंबर 4, पार्टनर्स के लोन अकाउंट। मान लो किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, ये बात मैं आपको पीछे वाली वीडियो में भी बता चुका हूं। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा रियलाइजेशन अकाउंट तो बनता ही है, उसके बाद आप क्या करोगे? पार्टनर का लोन अकाउंट हमको अलग से बनाना होता है। इसलिए पार्टनर का लोन अकाउंट, आप इसके अंदर जो भी बैलेंस होगा आप कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे। पार्टनर का लोन अकाउंट हमको अलग से बना के दिखाना पड़ता है। दूसरी बात, अगर फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया हुआ है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान से सुनना। ये लोन तो वो है जो फर्म ने पार्टनर से लिया हुआ है, ये वो लोन है जो फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है। अगर फर्म ने लोन लिया हुआ है तो पार्टनर का लोन अकाउंट हमको अलग से बना के दिखाना पड़ता है। पर अगर किसी फर्म ने पार्टनर को हेल्प करनी थी, पार्टनर को पैसा दिया हुआ है हेल्प करने के लिए, पार्टनर को लोन दिया हुआ है, तो उसके लिए हमको अलग से लोन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। ये हमको क्या करना होता है? जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उस पार्टनर की कैपिटल की डेबिट में से वो अमाउंट आप लोन का काट लोगे। तो अल्टीमेटली ये आइटम भी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाती है। कहां पे लिखेंगे ये? अगर किसी फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो ये आइटम
पार्टनर की कैपिटल के डेबिट साइड में डिडक्ट हो जाती है। तो ये जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से डिटेल में समझ आ जाएंगे, पर ये आइटम्स अभी हमको समझनी बहुत जरूरी है। आइटम नंबर 5, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जैसे हमने एक्यूमुलेटेड लॉसेस को पार्टनर्स में डिवाइड किया है, वैसे ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब हमारे पास कुछ प्रॉफिट इकट्ठे होते रहते हैं, पार्टनर्स ने अभी तक डिवाइड नहीं किया, उसके ऊपर हक किसका है? पार्टनर्स का है, तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं। फॉर एग्जांपल रिजर्व फंड, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, कंटीजेंसी रिजर्व। कंटीजेंसी रिजर्व का मतलब होता है कि कभी अचानक आने वाली किसी मुसीबत के लिए हमने पैसा बचा के रखा था, या हमको लगता है कि कभी कभी कुछ कंटीजेंसीज होती रहती है, संभावित दायित्व खड़े होते रहते हैं, संभावित लाइबिलिटीज खड़ी होती रहती है, हमको संभावना रहती है कि ये लाइबिलिटी हमारे ऊपर आ सकती है, तो उस संभावनाओं से बचने के लिए हमने जस्ट जनरली ये कंटीजेंसी रिजर्व क्रिएट किया। कहां से क्रिएट हुआ होगा? प्रॉफिट में से। फर्म बंद हो रही है, इसके ऊपर हक किसका है? पार्टनर्स का। इसी तरह ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो भी होते हैं आपके पास रखे हुए, ये पार्टनर्स में डिवाइड हो जाते हैं, उनके रेशो के अंदर ये डिवाइड होंगे तो कहां पे चले जाएंगे? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में चले जाएंगे। इस वजह से हम इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। पर एक आइटम मैं आपको बता देता हूं, क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, आपके इस चैप्टर के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखना होता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना होता है। बाकी के जो भी आपके रिजर्व होंगे, रिजर्व फंड, जर्नल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ये आइटम्स रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगी। कहां जाएंगी? पार्टनर्स की कैपिटल में, पार्टनर्स में डिवाइड हो जाती है उनके रेशो के अंदर। तो ये हुई हमारी 5th आइटम, जिसको भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखना है। टॉपिक नंबर 6, एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर एंड द पेड बाय हिम आउट ऑफ हिज पॉकेट। फर्म बंद हो रही है, फर्म बंद होने के टाइम पे मान लो 10,000 का कोई ऐसा खर्चा है, पार्टनर ने बोला था कि मैं पे करूंगा और उसने खुद पे भी कर दिया। अब उसने पे करना था, उसने पे कर ही दिया, तो फर्म को इस बात से क्या मतलब? तो ये वाली आइटम भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगी। कुछ ऐसा एक्सपेंस, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइन ध्यान से सुनना, कोई ऐसा एक्सपेंस था फर्म की बंद होने के टाइम पर, पार्टनर ने बोला था कि एक्सपेंसेस मैं फेस करूंगा और खुद उसने पे कर भी दिया, अपनी जेब में से घर से पैसा लगा के पे कर भी दिया, फर्म कहती है मेरे को क्या मतलब है। तो इस टाइप के एक्सपेंसेस को भी हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे, कहीं पर भी इसकी एंट्री नहीं होने वाली है बिल्कुल भी। तो ये वो निचोड़ है आपके पीछे वाली वीडियोस का, जिसमें अब हम आपको आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराएंगे तो इन टॉपिक्स का हमको बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है कि ये वो आइटम्स हैं जिसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में किसी भी हालत में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।